आपकी लगा रहा हूँ। हेलो हेलो, यस मैम। रिपीट हो रही है सर। आवाज रिपीट हो रही है क्योंकि आपने दोनों जगह से ज्वाइन किया हुआ है और दोनों जगह से अनम्यूट किया हुआ है। अगर प्रीति मैम बोल रहे हैं तो एक जगह से आपको म्यूट करना पड़ेगा, हेलो वरना। हाँ हेलो, अब आ रही है ठीक? हाँ यस सर यस सर। हाँ, तो आपने वैसे किया हुआ था। ओके, होप एवरीवन इज हियर नाउ। कोई और मिस नहीं है, कोई आएगा तो हम ज्वाइन करा लेंगे। तो स्टेप 1 व्हाट वी नीड टू डू। पारुल मैम कहाँ गई? अनुश्री सर पूछो। सर ज्वाइन हो रही होगी, एक सेकंड में देख लेता हूँ, पूछ लो। आगे 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 आगे। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? यस मैम, रिकॉर्डिंग तो मैं ना पहले ही स्टार्ट कर देते हैं और यूट्यूब पे ठीक डालूंगा है रिकॉर्डिंग। तो आप लोग को चैनल ओके जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जैसे अपलोड होगा। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर डेटाबेस। पहले सबसे पहले ये बताओ, डेटाबेस का नाम क्या था? WAP सर। सर WAP और उसमें टेबल स्टूडेंट्स। नहीं, हाँ, लेकिन WAP को जब मैंने ऐड किया था तो किस नाम से एंटिटी फ्रेमवर्क ने बनाया था? WAP एंटिटी। यस नो? एंटिटीज यस करेक्ट। सर। तो आपको अपने डेटाबेस का नाम एंटिटी फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में WAP एंटिटीज है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप इज WAP, यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर डेटाबेस जो आपको एंटिटी करके मिलेगा। कुछ भी रख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का नाम, इट्स अप टू यू। मैंने OBJ एंटिटी रख दिया। ओके, तो आपकी मर्जी है। ओके, इसका ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। ओके, अब इसके ऑब्जेक्ट को दो तरीके हैं बनाने के। पहले तो हम सिंपल बना के चलते हैं, ना कंफ्यूज हो गए। तो इस तरीके से बना लिया मैंने, बाद में बताऊंगा जब पूरा हो जाएगा। सेकंड स्टेप, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर टेबल। टेबल का नाम क्या था उधर? TDL स्टूडेंट। उसी नाम से पूरी क्लास भी बनी है, हमने देखा है। तो बस TBL स्टूडेंट OBJ स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू TBL स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। स्टेप 3, कॉपी द वैल्यूज। कॉपी द वैल्यूज कहने का मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट में वो सारी वैल्यूज है जो आपने फॉर्म में एंटर की, खट 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 खट। इस वाले ऑब्जेक्ट में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, हमें इस ऑब्जेक्ट से उठा के इस ऑब्जेक्ट में रखनी है, रख देते हैं। हमें किस में रखनी है? टेबल वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? OBJ स्टूडेंट ये वाला। इसके नेम में क्या रखना है? जो यूजर ने फॉर्म के ऊपर नेम इंसर्ट किया है वो नेम हमें इसमें मिलेगा। हमने क्या किया, इधर वाले से नेम उठा के इधर रख दो। ओके, इसी तरीके से हमने जो जो वैल्यू थी वो सारी यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। नेम, ईमेल, ईमेल। अगर आपके पास 5000 वैल्यू है तो 5000 बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोमैपर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक ही लाइन में सारी वैल्यू सोर्स से डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में चली जाती है। लेकिन अभी के लिए आपको 1 1 कॉपी करना है, क्योंकि इतने बड़े फॉर्म आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी सीखते हुए। .dob। ओके, अब पता नहीं और कोई बचा होगा तो बचा होगा, पर लेट्स सी कि मेरे पास इतने। तो स्टेप 3 भी मैंने कर दिया, करेक्ट, कॉपी कर दी। कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम सोर्स टू डेटाबेस टेबल, ऐसे लिख देते हैं, आपको क्लियर रहेगा। ये तीनों क्लियर चीजें? जी सर। जी सर। अब आपने डेटाबेस के लिए एक रो बनाई। टेबल का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ORM में क्या कहा? तो टेबल का ऑब्जेक्ट मतलब क्लास का एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब टेबल की एक रो बन गई। रो तो बन गई, लेकिन इस रो को मुझे डेटाबेस में जितनी, उस टेबल के अंदर जितनी रोज हैं उन रोज में अपनी रो भी ऐड करनी है। उन सारी रोज को हम कैसे रेफर करते हैं? मैं ऐसे लिखता हूं, स्टेप 4, ऐड above row in collection in table rows collection। इससे आपको समझ में आया। और डेटाबेस का जो कलेक्शन है
वो आपको पता है किस नाम से मिलेगा? अगर टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट है तो कलेक्शन का नाम एस लग के मिलेगा। ये भी एंटिटी फ्रेमवर्क ने बोला था, उसने कर दिखाया। वेरी गुड। डॉट इस कलेक्शन के अंदर हम कह रहे हैं जो मैंने अभी रो बनाई, रो बनाने का मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे वाली रो को भी ऐड कर दो। वेरी गुड। फाइनली स्टेप 5 क्या कहता है? ये सब कुछ डेटाबेस में जाके सर save। स्टेप 4 रिपीट कर दीजिए सर, क्या मीन्स है इसका? हमने ऐड अबव रो। हमने क्या कहा था? डेटाबेस में जितनी रोज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन। कलेक्शन कैसे मिलेगा? एस करके मिलेगा। करेक्ट? यस नो? तो हम कह रहे हैं उस यस सर। कलेक्शन के अभी के लिए वैसे खाली है, लेकिन अभी भी हम टीबी स्टूडेंट से बोलेंगे कि जितनी रोज का कलेक्शन है उस रोज के कलेक्शन में मेरी रो भी ऐड। मेरी रो मतलब सर? ये टेबल का एक ऑब्जेक्ट, हमने बताया टेबल का एक Yes. ऑब्जेक्ट कहने का मतलब एक रो जो डेटाबेस में आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो Okay, एक जो okay, sir. टेबल का ऑब्जेक्ट है उस कलेक्शन में ऐड किया, और फाइनली यू नीड टू जस्ट सेव। दैट्स इट। इस लाइन पे जाके वो डेटाबेस में जाके सेव कर देगा अपने आप। दैट्स इट। अगर आप इतने कोड को रन करोगे डेटाबेस में एक रिकॉर्ड चला जाएगा। मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। सर जैसे हमने एज छोड़ दिया है इसमें, तो वो तो एज एज में में क्या वैल्यू ले लेगा सर? नल चली जाएगी। ओके सर। ओके अगर आपने एज उधर मैंडेटरी बना रखा है, नोट नल किया हुआ है, और इधर से वैल्यू नहीं भेज रहे, तो आपको फिर एरर है। मैं लेकिन एज लिख देता हूं आपके लिए, सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, मुझे याद नहीं रहा। ओके सर। लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो यू विल गेट। ओके तो लेकिन ओके अभी के लिए स्टूडेंट डॉट एज, इधर से एसटीडी के अंदर एक एज आ रही होगी। लेट मी रन। Okay, let me students there. SR. Okay, SR. शायद ब्रेक पॉइंट पे रुका है क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले ब्रेक पॉइंट को। गेट वाले पे जाएगा, आपके लिए फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके लेट मी इंसर्ट दिस राहुल r@gmail.com, फोन नंबर 12345, एड्रेस दिल्ली, ये हमने डाल दिया यहाँ पे 16, एज हमने डाल दी लेट्स से 31। ओके ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया, क्रिएट पे क्लिक किया, वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। आप सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लेना कि वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वैल्यू आ गई। स्टेप 1 हमने क्या किया? हमने क्या ओबीजे एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसने बना दिया। टेबल का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसने बना दिया। सारी वैल्यू कॉपी कर दी। आप देखोगे अब सेम वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में आ गई। इसको एक्सपेंड करो, सेम वैल्यू आपके पास आ गई। आईडी में 0 है क्योंकि आईडी हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आईडी क्योंकि हमने क्या बनाई हुई है? आइडेंटिटी। वो ऑटोमेटिकली सिक्वल सर्वर पे ले जाता है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ इन नेक्स्ट उसमें हमने कलेक्शन में ऐड किया और फिर सेव चेंजेस किया। सेव चेंजेस करने के बाद हम वापस आ गए। अगर मैं जाके देखूं तो आपको यहाँ पे जाते हैं और डेटाबेस में दिखाता हूँ कि वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है। हमें यहाँ पे एक क्वेरी करके देखनी है। कैसे 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 क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। करेक्ट यही होती है क्वेरी? Yes, sir. जी सर। ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL STUDENT। ओके ये
इजी इजी क्या है, इससे आसान नहीं हो सकता कहीं भी। इसमें भी हाँ नहीं बोल रहे हो तो कैसे हाँ बोलेंगे, क्योंकि इससे आसान डेटाबेस कनेक्टिविटी कहीं हुई है? हाँ, एंगुलर में होती है, क्योंकि एंगुलर में भी यही यूज करते हैं ना। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, तो दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट द डेटाबेस। प्रीति मैम, पारुल मैम, मनुष्य, सूरज, दीपक, किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आया फंडा क्या है एंटिटी फ्रेमवर्क का? जी सर। ओके, अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था आखिरी में ये ऑब्जेक्ट आइडियली मेमोरी से चला जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, बेसिकली डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन ओपन करता है। तो या तो आखिरी लाइन में इसको मैं नल करूं और इसके ऊपर डिस्पोज मेथड बोल, तो डिस्पोज कहने का मतलब मेमोरी से क्लीन करो, या फिर इतनी मेहनत करने से बेटर ये होता है मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यूजिंग के अंदर बना देता हूँ। तो यूजिंग के दो काम होते हैं, एक काम तो ऊपर होता है लगाना, ये वाला यूजिंग, एक काम होता है आप जिस ऑब्जेक्ट को यूजिंग के अंदर बनाते हो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिस्पोज हो जाएगा जब आपका कंट्रोलर यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पे पहुंचेगा, इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली मेमोरी से रिमूव कर देगा। तो इसलिए आइडियली हम डेटाबेस का कनेक्शन हो या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क के केस में इस तरीके से बना रहे हो, we always write that object inside the using. It's the responsibility of the C sharp कि जैसे ही हमारा फ्लो यहाँ पे पहुंचेगा इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिस्पोज। सर अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका क्या होता है ना, हर एक डेटाबेस के साथ कुछ कनेक्शंस, लिमिटेड कनेक्शंस होते हैं। अब तो काफी देते हैं डेटाबेस, 1000 2000। तो आपका क्या होगा, इतने सारे कनेक्शन अगर आपने ओपन कर दिए और क्लोज नहीं कर रहे, तो अगर आपके उसमें एप्लीकेशन में 10,000 यूजर एक साथ लॉग इन कर गए और 10,000 ओपन कनेक्शन उसको मिल रहे हैं, तो फिर वो अगले यूजर को, लेट्स से लिमिट भी 10,000 ही थी, तो अगले यूजर को डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करने देगा। जैसे ही वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा उसको एक्सेप्शन आएगा। तो इसलिए कनेक्शन को या तो एसक्यूएल कनेक्शन ADO.NET में बनाते हो उसको भी आपको डिस्पोज करने की जरूरत होती है, यहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करना जरूरी होता है। अगर आप नहीं करोगे तो अगर आपके एप्लीकेशन में एक साथ बहुत सारे यूजर्स लॉगिन कर गए तो आपके एप्लीकेशन में इशू आ जाएगा। सर लेकिन कहते हैं सर अब कि जैसे हमें किसी नेक्स्ट की एंट्री करानी है सर, अब जैसे हाँ हाँ सेकंड एंट्री करानी है अब सर नेक्स्ट की, तो सर हो हाँ जाएगी हाँ, अभी इसमें फॉर्म में हम फिल कराएंगे? बिंदास क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल पहुंचेगा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा मेमोरी में। अब मैं करता हूँ, मेरा कहाँ खुला हुआ था फोन, या इधर खुला हुआ था शायद, अरे पता नहीं कौन सी विंडो में खुला हुआ था, मैंने शायद बंद तो नहीं किया था मैंने, यहीं पे कहीं था, इधर था कि इधर था, अरे यार कहाँ था। हम्म, बंद, अच्छा बंद कर दिया मैंने यहाँ से। ओके, मैं देखो 2 एंट्री करता हूँ लगातार। यस सर, कर सर दीजिए। सर लेकिन कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट तो अपना आप ये मेमोरी को फ्री कर देती है जब ज्यादा लोड होता है तो। जी, ऐसा ऐसा किसने कहा? माइक्रोसॉफ्ट जो डॉटनेट फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है। हाँ जी हाँ गार्बेज जी। कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर तब चलता है जब मेमोरी फुल हो जाती है। वो कौन सी मेमोरी की बात कर रहा है? वो मेमोरी की बात कर रहा है जो आपके प्रोजेक्ट ने सर्वर के ऊपर ली है, करेक्ट, सी शार्प कोड में। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सी शार्प से डेटाबेस कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में पड़ा हुआ है वो यूज है। और सी शार्प का या डॉटनेट का जो गार्बेज कलेक्टर चलता है वो केवल उन ऑब्जेक्ट्स को फ्री करता है जो यूज नहीं हो रहे हैं। या तो आप इसको नल करके छोड़ दो लास्ट लाइन में, तो जब कभी गार्बेज कलेक्टर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटा देगा। लेकिन हम नल भी नहीं करते क्योंकि एज ए डेवलपर हम भूल जाते हैं। तो इससे बेटर है, सेफर साइड उन्होंने कहा कि आप यूजिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ, रेस्ट भी हम अपने आप मेमोरी से हटा दें। तो तो इसलिए सबसे बेसिकली सर जो आपने बताया कि जो नल हम यूज कर रहे हैं कनेक्शन के लिए, हम बेसिकली कनेक्शन को खत्म करने के लिए करें ताकि कनेक्शन कंटिन्यू नहीं रहे, राइट सर? करेक्ट, वो जो कनेक्शन हुआ उसका काम खत्म, कनेक्शन क्लोज, अगली बार जाएगा फिर कनेक्शन ओपन होगा फिर कनेक्शन क्लोज। तो हम ओके अनवांटेड ओपन कनेक्शन डेटाबेस के साथ रख ही नहीं रहे।
ठीक है ओके सर अब मैं देखो, सर हाँ जी, हाँ जी, सर ऐसा कुछ है जैसे हम इसमें डीओबी एंटर कराएं, उसके अकॉर्डिंग ही एज अपने आप ऑटोमेटिकली ले लें? वो आप यहाँ पे कोड लिख दो। हाँ अरे सब कुछ होता है, आप जो सोचोगे वो सब कुछ होता है। आपके पास एज आ रही है, एज को आप आज की डेट से माइनस कर दो। ओके ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर चल रहा है लेट से आपका आज चल रहा है 2021, 2021 में से इस एज से आप ईयर निकालो, माइनस करो, एज इंसर्ट कर दो। करेक्ट, वो तो सर यहीं उसमें पे से करना पड़ेगा इस? हाँ वो आपको देखो यहाँ पे भी लिख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि सी शार्प में आप कहाँ लिख रहे हो लॉजिक, तो डेटाबेस में भेजने से पहले पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेके उसकी एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो और उस एज को फिर यहाँ पे भेज दो। जैसे सर हम मेथड लगाते थे, बनाते थे फंक्शंस वगैरह, वैसे ही है? ऐसे बने हुए मेथड है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डेट टाइम के बने हुए ऑब्जेक्ट और मेथड्स हैं। आप गूगल करोगे ना, करोड़ों मेथड्स अवेलेबल है। आप करोगे डेट टाइम डॉट डेट डिफरेंस, उसमें आपसे दो डेट मांगेगा, एक डेट में ये दे देंगे, एक डेट में आज की डेट दे देंगे, दोनों का वो ईयर का डिफरेंस निकाल के आपको दे देगा, सेव कर दो। आप गूगल करना नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ओके तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे जस्ट ट्राई टू डू दैट, तभी सीखोगे। तो मैं यहाँ पे था, ओके कहाँ पे, यहाँ पे मैंने प्रीति मैम की एंट्री कर दी, खच खच, और यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया NOIDA, डेट ऑफ बर्थ में मैंने डाल दी लेट से 5 तारीख, इसमें डाल दिया 28, क्रिएट मैंने कर दिया, क्रिएट किया, ये डेटाबेस के पास जाएगा, क्रिएट करेगा। आप देखो दोबारा से कनेक्शन ओपन करेगा और यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपकी दोबारा वैल्यू इंसर्ट करेगा। अब मैं हो सकता है पारुल मैम की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, PARUL। ओके लेट्स से ये सारी चीजें चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 26, क्रिएट पे क्लिक किया, आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, पूरी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब ये क्या करेगा, पारुल मैम की एंट्री करेगा, F10 ये सारी वैल्यू दोबारा से इंसर्ट करेगा, कनेक्शन बनाएगा, दोबारा वैल्यू इंसर्ट करेगा, फिर कनेक्शन को क्लोज करेगा। इस लाइन पे आके कनेक्शन को क्लोज ऑटोमेटिकली कर देगा क्योंकि मेमोरी से डिस्पोज कर देगा। और आप तो सर देख पैसे तो अब हमें नीड ही नहीं है, जैसे हम पहले इंसर्ट कराते थे वैल्यू, तो वो उसकी तो नीड ही नहीं है ना सर फिर अब? पहले कैसे कराते थे, पहले इसमें कराते थे ना हमें इंसर्ट वैल्यूज, टेबल नेम और वो क्वेरी में। मैं वो अभी हम एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, वो ADO.NET का पार्ट है कि वो क्वेरी लिख के, दोनों के डिफरेंस में आपको बताऊंगा, कुछ फायदा इसका है कुछ फायदा उसका है, तो दोनों के अपने प्रोज है अपने कॉन्स है, तो वो हमें देख के चलना पड़ता है कौन सी चीजें यूज करनी है। ओके अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्ट है तो ये बहुत इजी है एंटिटी फ्रेमवर्क, करेक्ट, हमें कुछ नहीं करना। देखो हमें इतना भी आगे जाके मैं इतना कोड भी नहीं लिखाऊंगा आपको, ये वाला कोड भी हटवा दूंगा, इतना कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड सेव चेंजेस, दैट्स इट, काम खत्म। आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट अगर एंटिटी फ्रेमवर्क में बनाना है, छोटा मोटा मतलब जैसे कोई डेटा एंट्री टाइप का 40 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाने, बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट कंपनी में बनते हैं, विद इन ए डे आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। टेबल इंसर्ट करो बस, डॉट ऐड खत्म। तो ये बहुत आसान कर दिया इन लोगों ने, इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। करेक्ट, इसलिए 5वीं क्लास के बच्चे को बताएं, उसको 3 बार दिखा दे तो चौथी बार वो करने लगेगा। ये बेइज्जती वाली बात तो नहीं थी? तो थोड़ी थोड़ी दीपक से फील तो नहीं हुई? ओके टफ है सर आगे हम अनुष्का ये भी करेंगे ना, जैसे सर, हेलो सर, हाँ हाँ जैसे हाँ कोई हम हाँ फॉर्म भरते हैं तो सर वो मतलब 2 स्टेजेस में हो, जैसे अब मान लो हमने क्रिएट करा फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाए, ऐसा भी करेंगे ना आगे अभी हम? कर सकते हैं, जैसा आप कहोगे ऐसा कर देंगे, आप मुझे बस सिनेरियो बता देना तो ऐसा हम कर लेंगे। नेक्स्ट करके दूसरा फॉर्म ओपन कर देंगे, वहां पे दूसरी एंट्री सेव कर देंगे। तो कराएंगे ना वो, अभी आप बताएंगे ना मतलब आगे क्लासेस में? आपको बता ओके दूंगा सर, थैंक यू सर। अभी तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो हमारे पास व्यू मॉडल का बचा हुआ है, क्योंकि सबसे मेन जो पार्ट होता है एमवीसी का वो होता है व्यू मॉडल। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी एमवीसी समझ में आ जाती है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। कौन सा पार्ट सर? व्यू मॉडल बोलते हैं उसको, व्यू मॉडल। ओके ओके वो पढ़ेंगे अभी अभी हम व्यू अलग पढ़ा है, मॉडल अलग पढ़ा है, एक साथ में मिलके भी होता है व्यू मॉडल। ओके वो देखेंगे कैसे करते हैं, बट इतनी चीज क्लियर हुई सबको? राइट। ओके बहुत बढ़िया। अब मुझे सारा वैल्यू जो मैंने 3 वैल्यू इंसर्ट की पेज के ऊपर दिखाना है, पेज के ऊपर दिखा देते हैं। ओके
पेज के ऊपर दिखाने का मतलब एक नया पेज बनाना है, नया पेज बनाने का मतलब एक नया व्यू बनेगा, नया व्यू बनाने का मतलब एक नया एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि नया एक्शन मेथड बनेगा तभी हमारा डिस्प्ले स्टूडेंट एक नया पेज बनेगा जिसके ऊपर हम सारी रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो ये CRUD में क्रिएट वाला पार्ट था, जो हमने बोला था ना CRUD करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये क्रिएट वाला पार्ट था, ये रीड वाला पार्ट, RETURN। तो सबसे पहले व्यू बनाने से भी पहले मैं क्या कर रहा हूं, डेटाबेस से सारा डेटा मुझे निकालना है जो अभी तक इंसर्ट हुआ है। ओके, तो स्टेप 1 क्या था, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, डेटाबेस किस नाम से था? WAP सर। यहाँ किस नाम से बना होगा? सर टेबल्स ऑब्जेक्ट एंटिटीज। अभी हमने सीखा जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेटाबेस का वी नीड टू क्रिएट द यूजिंग इट्स ए बेस्ट प्रैक्टिस। तो अगर कर सकते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, याद हो जाए तो अच्छी चीज है, करेक्ट? ओके, यूजिंग हमारा क्या था, WAP एंटिटी, OBJENTITY इक्वल टू न्यू एंटिटी। अब देखो ये सिंटैक्स आपको याद रखना है बस कि आप ऑब्जेक्ट यूजिंग के अंदर बनाओ, इसके अंदर आप लिखो, वरना बिना उसके लिखोगे अभी के लिए देखो आप कितना कर लोगे, 10 इंसर्ट कर लोगे, कॉन्क्रीट यूजर केवल आप हो तो आपको कभी इशू नहीं आएगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, जब हम डेवलप करते हैं तो हम एक यूजर के पर्सपेक्टिव से डेवलप करते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन होस्ट होती है तो उसमें कई हजार लोग लॉगिन कर रहे होते हैं, तो इशू फिर वहां पे जनरेट होता है। तो हमें वो सोच के डेवलप करना चाहिए। ओके, तो हमने यूजिंग करके बना लिया ये ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली विल गेट दिस पोस्ट। अब हमें डेटाबेस से वैल्यू निकालनी है। डेटाबेस से सारी वैल्यू निकालने के लिए अगर मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी होती तो मैं ये लिखता, और डेटाबेस इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करता है, हमने कहा था डेटाबेस सबसे पहले जाता है फ्रॉम के पास। ओके, हम लिखते ऐसे हैं लेकिन डेटाबेस कैसे एग्जीक्यूट करता है इस क्वेरी को, पहले वो फॉर्म के पास जाता है और फिर सेलेक्ट करता है। तो आपकी क्वेरी को SQL सर्वर या कोई भी डेटाबेस चाहे MySQL पर वो इस तरीके से ब्रेक करता है, पहले वो टेबल के पास जाता है फिर उसमें से सारा रिकॉर्ड उठा के आपको डिस्प्ले करता है। तो इंटरनली दिस क्वेरी विल बी आपकी जो ब्रेक होगी इन दिस फॉर्म। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम जो लिंक टू क्वेरी लिखते हैं या एंटिटी फ्रेमवर्क से जो डेटा फैच करते हैं उसको लिंक टू क्वेरी बोलते हैं, तो इसी फॉर्म में तो हम लिख लेते हैं। कैसे, हम यहाँ पे जाते हैं, पहले लिंक टू क्वेरी लिखते हैं, फ्रॉम लिंक टू क्वेरी ऑलवेज स्टार्ट विद द फ्रॉम कीवर्ड। ओके, हेलो, जी सर। ओके, फ्रॉम एक वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इट्स सलमान खान, शाहरुख खान, मैं स्टूडेंट ले रहा हूं तो मैंने एस लिख के रखा। कहां से, इन किस कलेक्शन से वैल्यू उठानी है, इस कलेक्शन से वैल्यू डॉट TBL स्टूडेंट। तो ये वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स हमने चेंज कर दिया, और इस लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ इंटरनली क्या होता है। ये क्या करेगा इंटरनली, इसके सारे रिकॉर्ड को, इसके सारे रिकॉर्ड मतलब 3 रिकॉर्ड है मेरे पास, आपके 1000 होंगे, तो इंटरनली इस वेरिएबल के अंदर। ओके, तो सिंटैक्स क्या होता है लिंक टू क्वेरी का, फ्रॉम एक वेरिएबल का नाम किस कलेक्शन से उठाना है, दैट्स इट, और आगे का स्टेटमेंट सेलेक्ट है। तो स्टार की जगह यू आर यूजिंग कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे स्टार लिखते हैं, यहाँ पे स्टार सिंटैक्स होता है। हाँ जी सर, ये जो एस लिखा है आपने, इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं ना? हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान, जो आपका मन करे लो, सलमान खान कर दिया। नहीं सर, ठीक है। हाँ, मतलब कुछ भी। ओके, अब आपके पास देखो ये सारा रिकॉर्ड उठ के इसमें आया और मैंने इसी को सेलेक्ट कर दिया, दैट्स इट। इसको मैंने किस में करा, फाइनली टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। टू लिस्ट में कन्वर्ट करते ही टू लिस्ट अब आपको क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ देख लो, लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट। तो इसको वेर की जगह जब मुझे पता लग ही रहा है कि किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, तो मैंने वही टाइप ले लिया। तो इस रिजल्ट में आपके पास सारा वो रिकॉर्ड आ गया जो डेटाबेस में तीनों रिकॉर्ड रखा हुआ है, केवल एक क्वेरी। तो लिंक टू क्वेरी ऑलवेज स्टार्ट विद द फ्रॉम, सिंटैक्स क्या होता है, फ्रॉम एक वेरिएबल का नाम
कहाँ से उठाना है, कलेक्शन का नाम हमें पता है एस करके मिलेगा, उसका सारा रिकॉर्ड इसमें दे देगा, हमने सेलेक्ट कर दिया, उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें रिजल्ट में टीबीएल स्टूडेंट मिल गया। ओके, और हमने क्या किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इस रिजल्ट को कंट्रोल सी करके यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको बिल्ड करूं, अभी आई विल गेट एन एरर, मतलब बिल्ड करते हुए नहीं, जब मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट एन एरर। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट स्लैश डिस्प्ले स्टूडेंट्स करूंगा तो क्या जाएगा, व्यू फोल्डर के अंदर जाएगा, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जाएगा, डिस्प्ले स्टूडेंट डॉट CSHTML ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको नहीं मिलेगा। यस और नो? जी सर। तो हम क्या करते हैं, बिल्ड क्यों करते हैं सर हम? जिससे कि हमारा C# का कोड कंपाइल हो जाए, एक बार कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो पता लग जाए कि सब कुछ हमने सही लिखा कि नहीं लिखा। ओके, ये सब कुछ है ना वो कंपाइल कर देगा, कंपाइल मतलब चेक कर लेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। देखो रन टाइम पे तो जो फटेगा, लेकिन वो एटलीस्ट सिंटेक्स विंटेक्स यहाँ सब कुछ सही से जैसे कन्वर्ट सर हम सी में पहले कराते थे ना, पहले सी में डीबग वो कराते थे, जो कंपाइल होता था यहाँ पे प्रिंट होता है सेम। ओके, तो अब मुझे एक व्यू बनाना है, तो एक व्यू बना लेता हूँ, ऐड व्यू, MVC5 व्यू, डिस्प्ले स्टूडेंट्स, खाली बना रहा हूँ, खुद से लिखूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। ओके, एम्प्टी विदाउट मॉडल, पहले खुद से लिखेंगे, फिर यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। ऐड, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें कैसे लिखेंगे। अब आपका ये व्यू बन के आया, ये व्यू के अंदर जो डेटा आएगा सबसे पहले उस डेटा को लिख देते हैं। हमारे पास इस व्यू के अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट। रिजल्ट किस टाइप का है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो हम व्यू को बता रहे हैं, जब हमने व्यू बताया कि बेटा तेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आएगा, वो हैप्पी, बोला ठीक है आएगा तो वेरी गुड, हम संभाल लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, बूट स्टेप लगा रहे हैं। बूट स्टेप लगाने के लिए हमने कहा था बूट स्टेप ऑलवेज स्टार्ट विद द डिव क्लास कंटेनर, जितनी मुझे आती है उतने मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, डोंट वरी। उसके बाद आपको बूट स्टेप की टेबल लेनी है। बूट स्टेप की टेबल कैसे लेते हैं, टेबल HTML में भी टेबल ऐसे लेते हैं, बूट स्टेप की क्या बात। ओके, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टी हेड लेता हूँ, टी हेड मतलब टेबल हेड, और उसके अंदर मैंने क्या लिया, TR लिया। TR लेते हैं कि TH लेते हैं, कंट्रोल C। अभी देखो मैंने जो टेबल बनाई है वो प्लेन HTML की टेबल है, मतलब टेबल तो पैसे भी रहेगी, इसके ऊपर कोई बूट स्ट्रैप की क्लास नहीं लगाई। तो लेट्स से मैं नेम दिखाना चाहता हूँ, ईमेल दिखाना चाहता हूँ, एंड फोन नंबर दिखाना चाहता हूँ, लाइक वी रन दिस। तो आपको एक टेबल का केवल हेडर दिखाई देगा, डेटा नहीं दिखाई देगा, डेटा हमने बाइंड ही नहीं किया अभी तक, तो आपको केवल हेडर दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बूट स्ट्रैप का, देखो फर्क। अगर आपकी नॉर्मल टेबल दिखाई देगी तो विदाउट मेकअप कैसी दिखाई देगी, ये आपकी विदाउट मेकअप टेबल है, तो इस पे बूट स्ट्रैप नहीं लगी हुई है। नाउ लेट मी अप्लाई ए बूट स्ट्रैप की क्लास। बूट स्ट्रैप एक क्लास देता है, बी मतलब ये बूट स्ट्रैप की क्लास है, टेबल। जैसे आपने बूट स्ट्रैप की इसके ऊपर टेबल क्लास लगाई, आप इसका मतलब आपने मेकअप कर दिया है। मेकअप करते ही देख लो कैसे हो गया। इसको और मेकअप करना है, ओके, टेबल दूसरी क्लास लगा दो, बॉर्डर, देख लो, अरे यार कहाँ गई बॉर्डर, तो इट विल डिस्प्ले द बॉर्डर ओवर योर टेबल। और हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इतना तो हम याद रख ही सकते हैं ना, टेबल और टेबल बॉर्डर, या इतना भी नहीं रख सकते हम लोग।
सर पहले हम 4 जो थी बूट स्ट्रैप की फाइल कर रहे थे कॉपी करके पेज, वो नहीं करने की नीड है अब? कौन सी 4? अच्छा, तो वो तो CDN। देखो बूट स्ट्रैप को अगर आपको फाइल एक बार आपने प्रोजेक्ट में लगा दी तो आपको लगाने की जरूरत जी, नहीं है। ओके। वो एक पूरे प्रोजेक्ट में लग जाती है। वो आपके है ना, एक अभी हम लेआउट फाइल पढ़ेंगे उसमें पहले से रखी हुई है, तो आपको जरूरत फिर नहीं किसी का हम व्यू बनाते हैं तो हमें नीड नहीं है ना सर, फिर नेसेसरी नहीं है ना कि हम है। उसमें भी लगाएं। हमारे में पहले से बूट स्ट्रैप की फाइल्स इंक्लूडेड है, ओके। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हम आगे चले। अब मुझे इसमें वो दिखाना है, डेटा दिखाना है। मैं टी बॉडी लिख दिया, टी बॉडी लिख दिया, उसके अंदर टी आर। सूरज सर ऐसे लिखते हैं ना, बता देना गलत तो नहीं कर रहा मैं। नहीं है। सही कर रहा हूं मैं? बहुत ही बढ़िया। v@gmail.com और फोन नंबर मैंने लिख दिया 9711965544। खच कुछ खच। ओके, नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस। ये डेटा आ गया, लेकिन ये डेटा डेटाबेस से नहीं आया, मैंने हार्ड कोड HTML में लिख दिया तो इसलिए आ रहा है। अब मुझे दूसरा डेटा दिखाना है, मैं सूरज सर की एंट्री लिख दूंगा यहाँ पे। करेक्ट दीपक सर? जी सर। लेकिन ये डेटाबेस से नहीं आ रहा है। अब वो सर ये डेटाबेस डेटा, हाँ डेटाबेस से नहीं आ रहा है। अभी मैं हार्ड कोड यहाँ पे लिखा है। ओके सर। ओके, मैं वही बताने वाला हूँ। अगर डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड है तो मैं 1000 TR थोड़ी लिखूंगा बैठ के, या नहीं? क्योंकि रिकॉर्ड तो कभी भी इंसर्ट हो सकता है ना, बंदा कभी भी रजिस्टर कर सकता है। और मुझे एकदम यहाँ दिखाना है थोड़ी, मैं डेवलपर को बोलूंगा एक TR लिख दे, एक बंदे ने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, उसको दोबारा डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट, तो ऐसा नहीं होगा ना, या होगा ऐसा? नहीं सर। करेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया एकदम रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो अभी तो हार्ड कोड कर रहे हो, तो ये रिकॉर्ड में डेटाबेस से चाहिए, और डेटाबेस से मुझे उतना रिकॉर्ड उतने TR चाहिए जितना डेटाबेस से रोज आ रही है। करेक्ट, डेटाबेस से अगर मुझे 3 रो आ रही है तो यहाँ पेज के ऊपर 3 TR चाहिए। करेक्ट प्रीति मैम? क्वेश्चन नहीं पहुंचा क्या मेरा? अच्छा अनुशील सर। जी सर। ये सूरज सर स्पेलिंग गलत हो गई थी, सॉरी। ये आपको समझ में आया जो मैंने बोला? किसी को डाउट इस चीज में? जी सर। सर पर इसमें रिपीट सर कर हम दीजिए सर, फॉर लूप मेरा भी पॉज हो यूज कर गया सकते था। हैं सर? अभी आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, वहीं आ रहा हूँ। अभी तो मैं सर माहौल बना रहा हूँ। सर हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक हेडर लिया और यहाँ पे 2 TR लगा दिया, 2 TR हमने लगा दिया तो हमारे पास 2 TR जनरेट होके आ गए। लेकिन मुझे जी, मेरे डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड हो सकता है, तो मैं 1000 TR थोड़ी लिखूंगा बैठ के यहाँ पे। यस सर। करेक्ट, तो मुझे यस कुछ सर। ऐसा चाहिए कि मेरे टेबल में अगर एक रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ओके, तो वो कैसे करेंगे? उसे करने के लिए मैं इसको ऑटोमेट करूंगा। ऑटोमेट कैसे करूंगा? ये TR अपने आप ऑटोमेटिकली उतने TR जनरेट हो जाए जितना मेरा डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो उसके लिए आई विल यूज फॉर ईच। फॉर ईच कैसे लगाते हैं? फॉर ईच हमने एरे में लगाया था, याद है? ओके, वेर आइटम इन। अब मुझे यहाँ पे कलेक्शन का नाम देना होता है। करेक्ट, हमने एरे का नाम दिया था जिसके अंदर मल्टीपल रोज आ रही है। करेक्ट, यस सर। और यहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या है? मेरा मेरा सारा रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ TGL स्टूडेंट में आ रहा है। TTL स्टूडेंट। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली इसमें आके सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ TGL स्टूडेंट में लिख सकता है, यहाँ पे मुझे वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिस वेरिएबल में डेटा है। यस नो? अगर आपको सिंटेक्स याद है फॉर ईच का, तो MVC आपको एक स्पेशल वेरिएबल देता है, इनबिल्ट वेरिएबल है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उस वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली आपको वो सारा डेटा मिल जाता है जो इस मॉडल के अंदर आ रहा है। उस वेरिएबल का नाम है कैपिटल MODEL। दैट्स इट। अगर आप व्यू के अंदर कभी भी ये वाला वेरिएबल यूज करते हो MODEL, M कैपिटल में, तो इसका मतलब इस वेरिएबल के अंदर वो सारा डेटा मिल जाएगा जो इस मॉडल में आ रहा है। और इस मॉडल में कितना डेटा आ रहा होगा? 3 रिकॉर्ड आ रहे होंगे।
तो इस मॉडल के अंदर हमें तीनों रिकॉर्ड मिल जाएंगे। उस मॉडल को हम एक एक करके लूप थ्रू कर रहे हैं और यहाँ पे बाइंड करेंगे। अभी के लिए देखो डेटा नहीं निकाला, कंट्रोल Z, अभी के लिए केवल मैंने उसको लूप थ्रू किया। तो ये लूप मेरा कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा? 3। सर जब तक डेटा ना आ जाए पूरा। डेटा कितना डेटा है? 3। तो ये 3 बार 3 है चलेगा। सर। मॉडल कोड आ रहे होंगे तो 3 बार चलेगा, तो 3 बार ये TR जनरेट करेगा, करेक्ट? यस सर। तो देखे इसके ऊपर 3 रो आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन हमें तो वो डेटा दिखाना जो डेटाबेस से आ रहा है। इतना तो ठीक कर दिया हमने, लेकिन हमें डेटा भी तो वो दिखाना जो डेटाबेस से आ रहा है। और पहली बार जब ये लूप चलेगा, मैं इसको छोटा कर देता हूं, देखो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो ये वाला जो पूरा रिकॉर्ड है राहुल का वो उठा के आइटम में आ जाएगा। जब ये दूसरी बार लूप चलेगा तो ये जो प्रीति का रिकॉर्ड है वो पूरा आइटम में आ जाएगा। जब तीसरी बार लूप चलेगा तो तीसरा पारुल का रिकॉर्ड है वो आइटम में आ जाएगा। तो आइटम में हर बार मुझे वो रिकॉर्ड मिल जाएगा जो यहाँ से आ रहा है। तो बस मैं यहाँ पे कैसे वैल्यू बाइंड कराऊंगा कि @item जो आइटम में आ रहा है इसमें से आप मुझे नेम करके यहाँ पे डिस्प्ले करा। नेम आइटम में से निकालो, ईमेल यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, आइटम डॉट ईमेल डिस्प्ले कर दो। आप यहाँ पे आइटम डॉट फोन नंबर इंसर्ट कर दो। तो पहली बार चलेगा तो पहले वाले रिकॉर्ड को उठा के इसमें रख देगा, दूसरी बार चलेगा दूसरे रिकॉर्ड को रख देगा, तीसरी बार चलेगा तीसरे रिकॉर्ड को रख देगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं गेट द वैल्यूज, समझ में आया? अगर जी सर, हाँ जी, टेबल्स में बहुत सारी डेटा है, अगर हम कहते हैं कि पेजिनेशन वगैरह लगा दें तो हाँ, हो जाएगा सर? हाँ उस पर भी आएंगे। उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट jQuery के टेबल्स अवेलेबल होते हैं। jQuery टेबल सुना होगा, तो वो जब हम लगा देते हैं ना ऑटोमेटिकली पेजिंग आ जाती है, ऑटोमेटिकली सर्चिंग आ जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, तो वो भी हम सीखेंगे jQuery की कैसे लगाते हैं। सर एक तो कोर कोड से भी तो कर सकते हैं। हाँ, फिर उसको खुद से लॉजिक लिखना पड़ेगा। ASP.NET में हमारे पास ग्रिड व्यू नाम का कंट्रोल हुआ करता था, उसमें पेजिंग इनबिल्ट, लेकिन MVC के अंदर ऐसा इनबिल्ट कंट्रोल नहीं है। या तो आप वो खुद से बनाओ पेजिंग और सारा लॉजिक खुद से लिखो, या फिर आप बना हुआ कोई फ्री थर्ड पार्टी न्यूगेट पैकेजेस होते हैं उनको इंक्लूड करके हम लगा देते हैं। उनके लिए थोड़ी सी आपको जावास्क्रिप्ट jQuery आनी चाहिए। और ये वाला जो टॉपिक होता है इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं कि टेबल को HTML टेबल जब जावास्क्रिप्ट jQuery पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे लगाएं जिससे पेजिंग भी चलने लगे, सर्चिंग भी चलने लगे, सब कुछ चलने लगे, सॉर्टिंग भी होने लगे। वहां एक एक लाइन का कोड होता है, डॉट सॉर्टिंग अनेबल ट्रू, सॉर्टिंग हो जाती है। तो इस तरीके से लिखते हैं। पर क्वेश्चन जायज है आपका, वी विल कवर दिस, डोंट वरी, आएंगे। लेकिन यहाँ अभी पर के जैसे लिए आपने लिखा ना @for_each, यही रेजर है ना सर बेसिकली? हाँ हाँ, @ के साथ हमने लिखा, करेक्ट। @ के साथ में C# का, देखो इस C# का सिंटैक्स है नहीं। जी सर तभी मैंने पूछा आपसे कि C# का हाँ, लेकिन सिंटैक्स। देखो हमें HTML में C# इंक्लूड करके कितना फायदा मिला। मेरा TR 3 बार रिपीट हो गया, अपने अपने कुछ कोड लिखने की जरूरत। तो दैट्स व्हाई वी कॉल द रेजर से डेवलपमेंट फास्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब जैसे कि मुझे डिलीट का बटन देना, तो मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन, और यहाँ पे मैंने एक CD के अंदर एक बटन लगा दिया, इसको हमने दे दिया BUTTON बटन, DELETE, डिलीट। और इसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप की क्लास, देखो अगर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं लगाऊंगा तो कैसे दिखेगा ये, आप देख लो, डिलीट। लेकिन मैं चाहूंगा